नमस्कार दोस्तों, मैं रामकरण यादव आपका गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, हम फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हमने 3 टॉपिक कर लिए हैं। 3 टॉपिकों में पहले टॉपिक किया था हमने मात्रक के बारे में, दूसरा टॉपिक किया था वर्क पावर एनर्जी के बारे में और तीसरा टॉपिक के बारे में हमने गति के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम। क्या पढ़ेंगे आज? न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, तो देखिए न्यूटन के गति के नियम कौन कौन से हैं और इन्होंने क्या क्या कहा इन नियमों में। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम। देखो, न्यूटन के गति के नियमों में एक तो हम इसकी बात करेंगे इसके नियमों की, भाई न्यूटन ने कौन कौन से नियम दिए, उन नियमों में क्या क्या हुआ। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे, इन्हीं नियमों में हम बात करेंगे बल की। किसकी बात करेंगे? बल की। इन 2 बातों का इस टॉपिक के अंदर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले न्यूटन की बात करते हैं। तो न्यूटन ने सन 1687 में, कभी सन 1687 में अपनी एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया। क्या नाम था पुस्तक का? प्रिंसिपिया में इन नियमों का प्रतिपादन किया। कौन सी पुस्तक में? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में सन 1687 में इन न्यूटन के जो ये तीनों गति के जो नियम है, इनका इस न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया। ठीक है, इसके बाद में इस न्यूटन के गति के अलावा इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम भी दिया था। कौन सा नियम दिया था? गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया था, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, न्यूटन ने सन 1687 में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में अपने नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक है, और ये नियम कौन कौन से थे? चलो देखते हैं। पहला नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम, और इस न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, देखिए न्यूटन ने प्रथम नियम में क्या कहा था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गतिशील है तो मैं गतिशील अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, स्थिर है, जैसे यहाँ रखी हुई है कोई वस्तु, ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो यदि ये विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी। यदि ये गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल, बाह्य फोर्स न लगा दिया जाए। जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। जैसे कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो हम क्या करते हैं? उसके धक्का लगाते हैं, मतलब उसके बल लगाते हैं, तो वो किस में हो जाती है? गतिशील में। और यदि कोई वस्तु गतिशील है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो हम क्या करते हैं? उसको धक्का लगाकर या बल लगाकर क्या करते हैं? उसको रोकते हैं। मतलब क्या हुआ? यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। ठीक है, यही है न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, तो आइए देखते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। तो न्यूटन ने प्रथम नियम में क्या कहा कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है तो वह विराम में रहेगी, वह विराम में रहेगी, तथा यदि गतिशील है, यदि गतिशील है तो गतिशील रहेगी, गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए, कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए, न लगा दिया जाए। मतलब क्या हुआ? कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहेगी। जैसे कोई गाड़ी चल रही है,
तो वो गाड़ी जब तक चलती जाएगी जब तक कि उस पर कोई भारी बल न लगा दिया जाए। ठीक है, जैसे बात करते हैं कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको क्या करते हैं, बल लगाकर ही क्या करते हैं, उसको विराम अवस्था से आगे गतिशील कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये टोटल नियम क्या कर रहा है, बल की कहानी दे रहा है। इसका मतलब पहला पॉइंट अपना यही हुआ, बल की परिभाषा। बल की परिभाषा कौन सा नियम देता है। पहला क्वेश्चन एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बल की परिभाषा न्यूटन का कौन सा नियम देता है। तो कौन सा नियम देता है, न्यूटन का प्रथम नियम। और प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। समझ में आई। तो बल की परिभाषा न्यूटन का प्रथम नियम देता है। कौन सा नियम देता है, न्यूटन का प्रथम नियम देता है। समझ में आई क्या बात, प्रथम नियम देता है। ठीक है, और ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन कि बल की परिभाषा कौन सा नियम देता है, न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। ठीक है, बात करते हैं कि जड़त्व का नियम क्यों कहलाया। तो देखिए जड़त्व क्या होता है, जड़त्व का नियम क्यों कहलाया और जड़त्व होता है क्या है। जड़त्व क्या होता है, ये कोई पदार्थ का गुण होता है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, उसका एक गुण होता है। जो ये गुण होता है क्या है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और ये अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, अपनी स्थिति के परिवर्तन का विरोध करती है। बल लगा के इसको गतिशील करोगे, इसकी स्थिति में परिवर्तन करोगे तो उसकी स्थिति का परिवर्तन, मतलब उसकी स्थिति में जो परिवर्तन करोगे उसका क्या करती है, विरोध करती है। इसका मतलब क्या हुआ, जड़त्व। देखो नाम से पता चल रहा है, जड़ मतलब एक तरह से अपनी स्थिति को बनाए रखना, अपनी स्थिति को बनाए रखना, वो क्या होता है, जड़त्व का गुण। क्या होता है, जड़त्व का गुण। तो जड़त्व क्या होता है, वस्तु की स्थिति बनाए रखने के लिए, स्थिति बनाए रखने का गुण, या फिर मतलब अपनी जो वस्तु है उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। स्थिति में परिवर्तन का विरोध वाला गुण मतलब क्या हुआ, स्थिति में परिवर्तन का, स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण, विरोध करने वाला गुण। समझ में आई मेरी बात, मतलब स्थिति में परिवर्तन का जो विरोध करे वो नियम कौन सा हो गया, जड़त्व का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, ये दिया था न्यूटन ने प्रथम नियम। ठीक है, बात होगी न्यूटन के प्रथम नियम की कि न्यूटन के नियम, प्रथम नियम में क्या क्या होता है। ठीक है, एग्जाम में एक बात तो ये पूछी जाती है कि बल की परिभाषा कौन सा नियम देता है, न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, बात करते हैं इसे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप किसी गतिशील गाड़ी में बैठे हो, पहले जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो आप किसी गतिशील गाड़ी में बैठे हुए हो। ठीक है, अचानक से यदि उस गाड़ी में ब्रेक लगते हैं तो हम क्या करते हैं, आगे की ओर झुकते हैं, आगे की ओर झुकते हैं। समझ में मेरी बात, तो क्या हो रहा है, मतलब अपनी पूरी स्थिति, मतलब गतिशील थे, किसी गाड़ी के साथ गतिशील थे। ठीक है, तो हम क्या हो रहे हैं, गतिशील होना चाहते हैं, गतिशील रहेंगे जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाए। मतलब क्या हुआ, कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही गाड़ी चल रही है, गतिशील हो रही है, उसमें जैसे ही ब्रेक लगाया आपने तो आप क्या करते हो, आगे की ओर झुकते हो। मतलब क्या हुआ, आप गतिशील होने की कोशिश कर रहे हो। एक उदाहरण ये होता है। इसके अलावा ये एक उदाहरण देखो, जैसे विराम अवस्था में कोई गाड़ी है, मतलब गाड़ी है वो मतलब चल नहीं रही है, स्थिर खड़ी है, उसमें आप बैठे हो। ठीक है, अचानक से क्या होता है, गाड़ी चलना स्टार्ट होती है तो आप क्या करते हो, पीछे की ओर झुकते हो। किस तरफ झुकते हो, पीछे की ओर झुकते हो। पीछे की ओर क्यों झुकते हैं, क्योंकि हम क्या थे, विराम में थे और विराम में रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम पीछे की ओर झुकते हैं। ठीक है, दो एग्जाम्पल ये हो गई। तीसरे एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे पेड़ से हम पेड़ की टहनी से फल तोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, टहनी को झटका देते हैं, झटका देकर झटका देते ही क्या होता है, फल क्या होते हैं, पहले विराम अवस्था में होते हैं। ठीक है, और विराम में रहने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम झटका लगाते हैं, झटका लगाने पर क्या होता है, फल विराम अवस्था में जाने की कोशिश करते हैं, विराम में होते हैं तो क्या होता है, पेड़ फल से टूट जाता है। पेड़ जो मतलब फल होता है वो टहनी से टूट जाता है। समझ में मेरी बात, मतलब स्थिर है, स्थिर रहने की कोशिश करेगा, उस वजह से उसके झटका लगेगा, झटका लगते ही फल आपका टूट जाएगा। ठीक है, समझ में आई। एक और इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम बात करें कंबल है, कंबल को हम डंडे से पीटते हैं, डंडे से पीटने पर क्या होते हैं, उसमें धूल के कण क्या होते हैं, कंबल से अलग हो जाते हैं। क्यों अलग होते हैं, क्योंकि
जो मिट्टी के कण हैं वो कंबल में स्थिर अवस्था में थे, विराम अवस्था में थे, विराम में रहने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमने डंडे से उसके कंबल की मारी, कंबल के मारने पर क्या होता है, कंबल तो गतिशील हो गए लेकिन कण होते हैं वो स्थिर अवस्था में रहने की कोशिश करते हैं। स्थिर अवस्था में रहने की कोशिश करते हैं तो कंबल से अलग हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। ये 4 इसके उदाहरण है। कोई भी मतलब ऐसा उदाहरण जिसमें यदि झटका लग रहा है, मतलब क्या हो रहा है, स्थिति का परिवर्तन का विरोध हो रहा है, चाहे गतिशील हो चाहे विराम अवस्था में हो, यदि स्थिति में परिवर्तन का विरोध हो रहा है तो वो कौन सा नियम हो गया, न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, एक एग्जांपल हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था। जैसे एक गिलास लेते हैं, ठीक है, गिलास के ऊपर क्या करते हैं, एक पोस्ट कार्ड या गत्ता टाइप का कुछ रखते हैं और उसके ऊपर एक सिक्का रखते हैं। ठीक है, अब गत्ते को झटका मारो, मतलब गत्ते को गतिशील करो देकर किसी भी मतलब वस्तु से उसके झटका मारो, झटका देने पर, झटका मारने पर हम क्या पाते हैं, जो गत्ते के ऊपर जो सिक्का होता है वो क्या होता है, उस गिलास के अंदर गिर जाता है। मतलब क्या हुआ, गत्ता तो क्या हुआ, गतिशील हो गया, लेकिन आपका जो सिक्का था वो स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में रहने की कोशिश करेगा, इस वजह से वो किस में गिर जाएगा, गिलास में गिर जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो न्यूटन के प्रथम नियम के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, यदि आप गतिशील हो तो गतिशील अवस्था में रहोगे, और मतलब गाड़ी गतिशील है तो आप क्या करोगे, ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुकोगे, तो कौन सा नियम हो गया, प्रथम नियम। ठीक है, यदि आप विराम अवस्था में हो, गाड़ी अचानक से स्टार्ट होती है, अचानक से गति करती है, तो आप क्या करोगे, पीछे की ओर झटका लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, चाहे पेड़ वाला नियम बोल दो, टहनी से फल तोड़ना, या कंबल से कणों को, मिट्टी के कणों को अलग करना, ये सभी किसके उदाहरण है, न्यूटन के प्रथम नियम के। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये चारों एग्जाम्पल, मतलब कोई सा भी ऐसा एग्जाम्पल जिसमें यदि स्थिति में परिवर्तन का विरोध कर रहा है तो वो कौन सा नियम हो गया, न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, समझ में आ गई। तो न्यूटन बल, और एक बात और, बल की परिभाषा कौन सा नियम देता है, न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट करते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम देखिए, न्यूटन का द्वितीय नियम न्यूटन का द्वितीय नियम, और न्यूटन के द्वितीय नियम का एक और नाम क्या है, बताइए, कमेंट्स कीजिए। द्वितीय नियम का एक और नाम क्या है, न्यूटन का द्वितीय नियम, बताइए न्यूटन के द्वितीय नियम का क्या नाम है, एक और नाम क्या है, कमेंट्स कीजिए। एक और क्या नाम है इसका, स्वयं परिवर्तन का नियम। क्या है, संवेग परिवर्तन का नियम। एक और नाम क्या है इसका, संवेग परिवर्तन का नियम, संवेग परिवर्तन का नियम। ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम बोल दो, या इसको बोलते हैं स्वयं परिवर्तन का नियम। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, देखो, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसके वेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। देखिए ध्यान दीजिए, मैं बोलूं किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। आरोपित बल के समानुपाती होती है। देखिए ध्यान दीजिए, मतलब किसी वस्तु का स्वयं परिवर्तन हो रहा है तो उसकी दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई वस्तु m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है, और यदि वो u वेग से गतिशील है, किस वेग से, u वेग से, ठीक है, और इसका कुछ समय बाद इसका वेग हो जाता है v, क्या हो जाता है, v, ठीक है, m द्रव्यमान की वस्तु है, u वेग से गतिशील है, तो इसका समय क्या हो गया, mu, समय क्या हो गया, mu, ठीक है, स्वेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। बात करते हैं इसकी, तो इसका स्वेग क्या हो गया, mv, क्या हो गया, mv, ठीक है। तो स्वेग में परिवर्तन की दर, तो स्वेग में परिवर्तन की दर क्या हुई, स्वेग में परिवर्तन की दर, मोमेंटम में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन कितना हुआ, mv में से mu घटा दूं, mv माइनस
यू। और दर की बात करें तो किसका भाग लगेगा, समय का। दर की बात करें तो किसका भाग लगेगा, समय का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, समय में परिवर्तन की दर बराबर एम वी माइनस एम यू बटा टी। और ये परिवर्तन की दर किसके समानुपाती है, बल के समानुपाती है। किसके समानुपाती है, बल के समानुपाती है। देखिए ध्यान दीजिए, इस टॉपिक से संबंधित मतलब इसी टॉपिक में, इसी नियम में आपका बल आएगा। ठीक है, और इस बल से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन 100% आते हैं। और रेलवे की एग्जाम में या और किसी जैसे राजस्थान पुलिस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, संवेग में परिवर्तन की दर क्या हुई, एम वी माइनस एम यू बटा टी। ठीक है, दर क्या हो गई, टी। अब देखो ये दर किसके समानुपाती है, बल के समानुपाती है। किसके समानुपाती है, बल के समानुपाती है। तो मैं यहां पे ये लिख दूं क्या, बल F समानुपाती एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक। आगे बढ़ते तो देखिए, ये हो गई बल जो आपका होता है वो स्विंग परिवर्तन की दर के समानुपाती हो गया। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े तो देखिए F बराबर, यहां से मैं द्रव्यमान M को कॉमन ले लूं तो यहां पे आ गया M कोष्टक V माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ ये क्या है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, v माइनस यू अपॉन टी बराबर क्या कहलाता है आपका, त्वरण। क्या कहलाता है, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाते हैं, त्वरण। तो F समानुपाती m, और ये क्या हो गया, इतना इतना a हो गया त्वरण, m a। ठीक है, क्या हो गया, m a। और यदि समानुपाती चिन्ह को मैं हटाऊं तो F बराबर क्या आ गया, k m a। k क्या है यहाँ पर, नियतांक। k क्या है, नियतांक। ठीक है, और इस नियतांक को मैं मान रहा हूं 1। क्या मान लिया मैंने, 1। तो F बराबर क्या आ गया, ma। क्या आ गया, ma। मतलब बल बराबर क्या आ गया, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर क्या आ गया, द्रव्यमान गुणा त्वरण। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहां से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, न्यूटन का कौन सा नियम बल का व्यंजक देता है, बल का व्यंजक देता है। तो कौन सा नियम देता है, न्यूटन का द्वितीय नियम। समझ में आई मेरी बात, न्यूटन का कौन सा नियम बल का व्यंजक देता है, कौन सा नियम देता है, न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है, आगे बढ़े तो बल का व्यंजक आ गया, बल F बराबर एम ए। ठीक है, इसके मात्रक की बात करें, चलो मात्रक बताइए सभी, कमेंट्स कीजिए, बल का मात्रक की कमेंट्स कीजिए सभी, जवाब दीजिए। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक F बराबर, बोलिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले द्रव्यमान की बात करें, बोलो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एमकेएस पद्धति में इस बल का मात्रक क्या हो गया, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया सभी की बात। ठीक है, आगे बात करें, इस केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। ऐसा ही पद्धति में बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। ठीक है, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन। समझ में आ गई, किसके नाम पर, न्यूटन के नाम पर, जिसने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन। समझ में आ गई यहां तक बात। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये कौन सी पद्धति में हो गया, एमकेएस या एसआई पद्धति में। सीजीएस पद्धति की बात करें तो सीजीएस पद्धति में ध्यान दीजिए, बल का मात्रक क्या होता है, कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, कमेंट्स कीजिए सभी। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, देखिए ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं, आपके आ रहा है द्रव्यमान, और द्रव्यमान को सीजीएस पद्धति में किसमें मापते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम में। किसमें, ग्राम में। ठीक है, गुणा त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और मीटर को सीजीएस पद्धति में किसमें मापते हैं, सेंटीमीटर में। किसमें, सेंटीमीटर में। और समय को सेकंड में। तो ग्राम इंटू सेमी बटा सेकंड स्क्वायर, ये किसका मात्रक हो गया, इसका सीजीएस पद्धति में। और इसी को ग्राम इंटू सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन। समझ में आई क्या मेरी बात। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, डाइन। क्या होता है, डाइन। जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि बल का निम्न में से मात्रक कौन सा है, तो कौन सा है, डाइन। ठीक है, पहला एमकेएस या एसआई पद्धति में कौन सा हो गया, न्यूटन, और दूसरा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, डाइन। समझ में आई। ठीक है, अब बात करते हैं इन न्यूटन और इस डाइन में क्या संबंध होता है, इसकी बात करते हैं कि इस न्यूटन और डाइन में क्या संबंध होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं इन दोनों में क्या संबंध होता है। देखिए आपका न्यूटन तो क्या आया,
न्यूटन तो क्या होता है केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं न्यूटन एन बराबर केजी को यदि मैं ग्राम में चेंज करूं, केजी को ग्राम में चेंज करूं तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है 10 की पावर 3 ग्राम। 1 केजी में कितना ग्राम होता है 10 की पावर 3 ग्राम, ठीक है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब वो कितना हो गया 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। और समय है सेकंड में तो सेकंड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। 1 केजी में कितना ग्राम होता है 10 की पावर 3। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 10 की पावर 2, ठीक है। आगे बात करें तो न्यूटन एन बराबर क्या हो गया 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 जब गुणा में होती है तो घातें क्या हो जाती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो ये हो गया 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। वो ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर क्या होता है आपका डाइन, ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर क्या होता है आपका डाइन, ठीक है। तो इस पूरे पोर्शन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं डाइन। तो न्यूटन और 1 न्यूटन की बात कर ले, 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया 10 की पावर 5 डाइन। क्या हो गया 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया 10 की पावर 5 डाइन। जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, कितना डाइन होता है 10 की पावर 5 डाइन होता है। कितना डाइन होता है 10 की पावर 5, ठीक है। तो समझ में आ गई। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक हो गया डाइन और सीजीएस में पद्धति में क्या हो गया, सॉरी एमकेएस में तो क्या हुआ न्यूटन और सीजीएस में डाइन, ठीक है। एक और इसका अन्य मात्रक होता है, ध्यान देना, एक अन्य मात्रक, एक अन्य मात्रक, और एक अन्य मात्रक होता है इसका पाउंडल। ध्यान रखना पाउंडल क्या होता है, पाउंडल होता है। पाउंड तो होता है द्रव्यमान का मात्रक और पाउंडल होता है आपका किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। ध्यान रखना एक अन्य मात्रक कौन सा है इसका, पाउंडल। तो 3 मात्रक हो गए, एक तो न्यूटन, एक डाइन और एक क्या हो गया पाउंडल, ठीक है। और एक पाउंडल बराबर, ध्यान देना, एक पाउंडल बराबर होता है 13,825.7 डाइन। ये ध्यान रखना, एक पाउंडल बराबर कितना होता है 13,825.7 डाइन, ठीक है। आपको याद रखना है बल के मात्रक कौन कौन से हैं, तो बल के मात्रक हो गए एक तो न्यूटन, दूसरा हो गया डाइन और तीसरा क्या हो गया पाउंडल, ठीक है। तीनों में कनेक्शन हो गया, एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है और एक पाउंडल में 13,825.7 डाइन होता है, ठीक है। समझ में आ गई। तो यहां से क्वेश्चन कैसे भी पूछे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है बल का व्यंजक कौन सा नियम देता है, तो कौन सा नियम देता है न्यूटन का द्वितीय नियम। बल के मात्रक कौन कौन से है, तो कौन कौन से हो गए न्यूटन, डाइन और पाउंडल, और ये इनके क्या हो गए संबंध आपस में, ठीक है। समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके एग्जाम्पलों की तरफ, इसके एग्जाम्पलों की तरफ, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसके एग्जाम्पलों की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, यदि कोई क्रिकेट खिलाड़ी, जैसे मैं बोलूं कोई जैसे मैं बोलूं कोई भी मतलब क्रिकेटर है, ठीक है, और क्रिकेट खेल रहे हैं, सभी मिलकर क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो जो फील्डर होता है, जो गेंदबाज, एक तो गेंदबाज होता है क्रिकेटर, और मतलब एक खेलने वाला एक क्षेत्र रक्षण के लिए फील्डर होता है। तो फील्डर क्या होता है, गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे की ओर करता है, अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। तो पीछे की ओर करने का कारण क्या होता है, जो इस नियम पर आधारित है, ठीक है। देखिए समझिए, आपका F समानुपाती क्या होता है, M V माइनस यू अपॉन टी, ये होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे फील्डर ने क्या किया, अपने हाथों को पीछे किया, हाथों को पीछे किया मतलब क्या हुआ, एक तो मतलब यहां से वो क्या करता, गेंद को पकड़ता, और एक ही यहां से पकड़ रहा है, मतलब क्या कर रहा है, टाइम बढ़ा रहा है। टाइम बढ़ा रहा है तो यदि टाइम बढ़ेगा तो क्या बल कम होगा, क्या मतलब टाइम बढ़ा रहा है, टाइम ज्यादा है, समय ज्यादा है, समय ज्यादा है। तो एक बात बताओ, समय ज्यादा है, ज्यादा का भाग देंगे तो बल क्या होगा, कम, बल क्या होगा, कम। समझ में आई मेरी बात, मतलब समय ज्यादा है, टाइम बढ़ा दिया उसने, टाइम बढ़ा दिया तो बल क्या होगा, कम, क्योंकि ज्यादा का भाग देते हैं तो क्या आता है, कम। समझ में आई। तो क्या होता है, पहला एग्जांपल इसका क्या हो गया, खिलाड़ी द्वारा, पहला एग्जांपल क्या हो गया, खिलाड़ी द्वारा
अपने हाथों को कैच करते समय, गेंद को पकड़ते समय, ऐसे लिखना, गेंद को पकड़ते समय पीछे करना, पकड़ते समय पीछे करना, समझ में आई? तो अपने हाथों को पीछे करेगा, समय ज्यादा देगा तो बल क्या होगा? कम। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे ऊंची कूद और लंबी कूद में खिलाड़ी क्या होते हैं, जहां पर कूदते हैं वहां की मिट्टी को खोद के हल्का कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हल्का कर दिया जाता है। हल्का क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है, हल्का, जैसे ये मान लो ये मिट्टी है, ठीक है, इसको खोद, यहाँ जिस खिलाड़ी ऊंची कूद और लंबी कूद का कहीं से जंप करके यदि यहाँ पर कूदता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, मिट्टी को खोद के हल्का कर देते हैं। हल्का करने से क्या होता है, आदमी जैसे व्यक्ति, इसके खिलाड़ी इसके ऊपर गिरता है तो वो अंदर, मतलब जमीन के अंदर धंसता है तो क्या होता है, इसका मतलब समय ज्यादा दे रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, बल कम लगेगा। समझ में आई? समय ज्यादा देगा, कूदेगा तो जमीन के अंदर धसेगा तो समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगे तो ज्यादा का भाग देंगे तो क्या आता है, बल कम। इसका मतलब क्या हुआ, ऊंची कूद और लंबी कूद। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ऊंची कूद तथा लंबी कूद के खिलाड़ियों के लिए कूदने वाले स्थान को खोदकर हल्का कर दिया जाता है, समझ में आई बात? ठीक है, ये एग्जाम्पल डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्रिकेट का खिलाड़ी कैच करते समय अपने हाथों को पीछे क्यों करता है, कौन सी नियम का पालन करता है? तो एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि कौन सी नियम का पालन करता है, न्यूटन के द्वितीय नियम का या स्वयं परिवर्तन के नियम का। समझ में आई? पूछे, यदि ऊंचे कूद और लंबी कूद के खिलाड़ी जहां पर कूदते हैं उसकी मिट्टी को खोद के हल्का किया जाता है, न्यूटन का कौन सी नियम का पालन करते हैं, द्वितीय नियम का। ठीक है, एक जैसे ये मान लो, एक तो क्या करते हो, फर्श पे, जैसे पके हुए फर्श पे, सीमेंट वाले फर्श पे कूदते हो, और एक आप मिट्टी वाले फर्श पे कूदते हो, तो ज्यादा चोट किस पे लगती है, सीमेंट वाले पे। मिट्टी वाले पे क्यों कम लगती है? क्योंकि आप मिट्टी में धसोगे तो क्या करोगे, ज्यादा टाइम लगाओगे तो बल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, समझ में आ गई? मतलब क्या हो रहा है, ऐसी चीजें जिसमें टाइम ज्यादा लगाने की कोशिश कर रहा है, वो कौन सा नियम हो गया, न्यूटन का द्वितीय नियम। कौन सा नियम हो गया, न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे न्यूटन के तीसरे नियम की ओर। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। और न्यूटन का तीसरा नियम का एक और नाम क्या है, कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। न्यूटन के तीसरे नियम का एक और नाम क्या है, कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए सभी। न्यूटन के तीसरे नियम का क्या नाम है, कमेंट्स कीजिए सभी। न्यूटन के तीसरे नियम का क्या नाम है, जवाब दीजिए। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या नाम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, आइए देखते हैं न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, और इसने क्या किया, इस व्यक्ति के खींच के एक थप्पड़ लगाई। क्या किया इसने, इस व्यक्ति के खींच के एक थप्पड़ लगाई। अब इसने क्या कर दी, क्रिया कर दी। अब बेचारा ये क्या करेगा, इसने क्रिया कर दी, इसको गुस्सा आ गया, तो ये क्या करेगा, इसके खींच के एक और ये थप्पड़ लगाएगा, विपरीत लगाएगा। यदि ये इसके एक थप्पड़ लगाएगा तो ये क्या करेगा, इसके एक थप्पड़ लगाएगा। मतलब क्या हुआ, इसने क्या की, क्रिया की, तो इसने क्या कर दी, प्रतिक्रिया दे दी। मतलब क्या हुआ, यदि आप किसी वस्तु पर क्रिया करोगे तो वो आपस में विपरीत दिशा में, मतलब क्या होता है, ठीक उतने ही बल से विपरीत दिशा में क्या देती है आपको, प्रतिक्रिया। क्या देती है, प्रतिक्रिया। तो मतलब क्या हो गया, न्यूटन का तीसरा नियम क्या हो गया, प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के
प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। मतलब क्या हुआ, यदि आप किसी वस्तु पे क्रिया करते हो तो ठीक उसी प्रतिक्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में क्या होती है प्रतिक्रिया। यदि आप किसी के एक थप्पड़ लगाओगे तो वो क्या करेगा, आपके भी एक थप्पड़ लगाएगा। समझ में, आपने क्रिया की तो उसने क्या कर दी, प्रतिक्रिया दे दी। समझ में आ गई। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, यदि हम चलते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ये आदमी है, ये क्या करेगा, चलेगा तो क्या करेगा, धरती पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो धरती पर यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यदि ये धरती पे चल रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां पर बल लगाएगा। ये बल लगाएगा तो क्या करेगी, जो आपकी सतह है, धरती है, वो क्या हुए, इसको प्रतिक्रिया देगी। ये क्रिया करेगा तो ये क्या करेगी, प्रतिक्रिया देगी, जिसे व्यक्ति क्या करेगा, आगे चलेगा। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया व्यक्ति का चलना। व्यक्ति का मान लो या किसी भी जीव का मान लो, व्यक्ति का चलना, व्यक्ति का सड़क पर चलना या धरती पर चलना, ठीक है। और अच्छे एग्जाम्पल इसके रॉकेट की ऊपर की ओर गति, रॉकेट की ऊपर की ओर गति। अब रॉकेट से मतलब क्या हो गया, रॉकेट जब ऊपर की ओर गति करता है तो नीचे क्या करता है, गैस छोड़ता है। मतलब रॉकेट के नीचे से क्या निकलती है, गैसें। ठीक है, तो क्या करती है, जैसे गैसें निकाली इसने नीचे, गैसें नीचे निकालेगा तो इसने क्या कर दी, क्रिया, जिसे क्या करेंगी, गैसें उसको प्रतिक्रिया देगी। समझ में है मेरी बात। उसने क्रिया की तो गैसें क्या करेगी, गैसें उसको प्रतिक्रिया देगी, जिसे रॉकेट क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लो इसके, जैसे नाव में पतवार से पानी को पीछे धकेलना, मतलब क्या हुआ, पानी में आपने करती जो पतवार आती है, पतवार से क्या करते हैं, पानी को पीछे धकेलते हैं तो क्या करती है, हमने क्रिया की पानी पे तो पानी क्या करता है, हमको आगे धकेलता है, मतलब प्रतिक्रिया देगा। समझ में है मेरी बात। हमने क्या किया, पानी को पीछे दिखाया, पीछे धकेला तो क्या करेगा, पानी हमको आगे धकेलेगा। समझ में, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, ऐसे ही यदि मान लो कोई आदमी है, वो मतलब नदी में तैर रहा है या पानी में तैर रहा है, ठीक है, पानी में तैरेगा तो वो अपने हाथों से क्या करेगा, पानी को पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। तो पानी को पीछे धकेलने की कोशिश करेगा तो यदि पानी पे क्रिया करेगा तो पानी क्या करेगा, उसको प्रतिक्रिया देगा, जिससे वो तैरने वाला क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये क्या है, इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। रॉकेट की गति, नाव से पतवार को पानी से पीछे धकेलना, व्यक्ति का धरती पर चलना, या पानी में स्विमिंग करना, पानी में तैरना। ठीक है, ये क्या हो गया इसके एग्जाम्पल। तो क्रिया प्रतिक्रिया का न्यूटन का तीसरा नियम क्या गलत है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई सा भी नियम जिसमें आप यदि क्रिया करते हो और विपरीत दिशा में आपको प्रतिक्रिया मिलती है, ऐसा नियम जिसमें आप क्रिया करते हो और आपको विपरीत दिशा में क्या मिलती है, प्रतिक्रिया, तो वो नियम कौन सा हो गया, न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, समझ में है। एग्जाम में सबसे ज्यादा बार ये पूछते हैं, रॉकेट का ऊपर की ओर गति करना न्यूटन का कौन सी नियम का पालन करता है, तो कौन सी नियम का पालन करता है, तीसरे नियम का। या नाव में पतवार के द्वारा पानी को धकेलना कौन से नियम का पालन करता है, न्यूटन के तीसरे नियम का, या क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। ये बात होगी इन तीनों नियम के, न्यूटन के तीनों नियमों की बात। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।